नमस्कार, कैसे हैं? होपफुली आप लोग स्वस्थ होंगे। अभी तक इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो कृषि क्रियाकलाप था उसके अंतर्गत हम लोग 2-3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। क्या क्या? एक तो पढ़ चुके हैं मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई पढ़ चुके हैं और तीसरा हम लोग पढ़ चुके हैं खाद एवं उर्वरक देना। और आज हमारा होने वाला है टॉपिक सिंचाई। ठीक, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं जल्दी से सिंचाई के बारे में हम लोग पढ़ना। बाकी अगर पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आगे की चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती चली जाएं। चलिए, ये रहा सिंचाई। आइए शुरू करते हैं। क्या है? जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। ये तो हम सारे लोग जानते हैं कि किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती ही होती है। इसी तरीके से पौधे भी सजीव हैं, तो उनके भी वृद्धि और परिवर्धन यानी विकास के लिए जल की आवश्यकता होती है। उनके वृद्धि और परिवर्धन में जल का क्या है? विशेष महत्व है। जल जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। पौधे जो हैं, पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है और जल के साथ जो है खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। समझिए, पौधे की जड़ द्वारा क्या होता है? जल का अवशोषण होता है और जल के साथ ही साथ जो है खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। तो जल जो है, जल तो जीवित रहने के लिए चाहिए ही, जल का जो उपयोग है वो तो है ही, लेकिन अगर पौधे तक खनिज, लवण और उर्वरक को पहुंचाना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए? हमको जल चाहिए। ठीक, उसके बाद है पौधे में लगभग 90% क्या होता है? जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। तो पहला तो हम लोग देखें यहाँ क्या कि जल के साथ ही क्या होता है? खनिज और उर्वरक का भी अवशोषण होता है। दूसरा, जल क्यों जरूरी है? तो दूसरा रीजन कि बीजों का अंकुरन जो है शुष्क स्थिति में तो नहीं हो सकता है। ये दूसरा रीजन है कि जल क्यों आवश्यक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। अब जल में जो जड़ से गया है पौधे में, तो उसमें जितने भी पोषक तत्व है या फिर खनिज लवण है वो मिले हुए हैं, और जल जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ क्या होगा? ये पोषक तत्व पौधे को मिलते जाएंगे। यह फसल जो भी है, ये जो भी फसल है उसको पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। ठीक, तो जल का एक और उपयोग आ गया कि यह जो है फसल को पाले और गर्म हवा से रक्षा करता है फसल की। आगे, स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी बनाए रखना जरूरी होता है, और इसके लिए क्या जरूरी होता है कि हम नियमित रूप से फसलों में क्या करें? जल दें या पानी दें। ठीक है, तो अब आगे बताइए। अब यही क्या होता है कि निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। अभी तक हम लोग क्या समझे कि पौधे के लिए जल क्यों जरूरी है। ठीक, अब जो जल दे रहे हैं इसको आखिर हम कहते क्या हैं? तो निश्चित अंतराल पे खेतों में जो हम जल देते हैं यही कहलाता है हमारा सिंचाई। ठीक है, आगे है सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी और ऋतु के आधार पे क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। जैसे धान की फसल को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ज़्यादा जल चाहिए होता है। गेहूं की फसल को कम चाहिए होता है। ठीक, गर्मी में जो फसल उपजाए जाते हैं उन्हें ज़्यादा जल चाहिए, जो ठंडी में या शीत ऋतु में उपजाए जाते हैं उनको कम जल चाहिए। तो ये क्या होता है कि फसल के आधार पे, मिट्टी के आधार पे या फिर ऋतु के आधार पे अलग अलग मात्रा में जल चाहिए होता है। ठीक, तो ये डिपेंड किस पे करता है? सिंचाई का जो समय है और कितनी बार सिंचाई करना है ये किस पे डिपेंड करता है? तो फसल पे डिपेंड करता है, मिट्टी पे डिपेंड करता है और ऋतु पे डिपेंड करता है। ये नोट करने वाला पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। अभी हम लोग चर्चा किए हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गर्मी होती है उसमें मिट्टी और पत्तियों में जल वाष्पन का जो दर होता है वो अधिक होता है। ठीक, गर्मी में मिट्टी में और पत्तियों में जल वाष्पन का जो दर है वो ज़्यादा होता है। अब जल वाष्पन का दर ज़्यादा है, इससे क्या होंगे कि ज़्यादा तेज़ी से मिट्टी से और पौधे से जल वाष्पन के द्वारा बाहर निकलेंगे। अब जितना जल्दी उससे जल निकलेंगे उतना जल्दी हमको जल देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब नोट क्या क्या करना है? सबसे पहले तो सिंचाई लिख करके डैश देना है और लिखना है क्या है? डैश दे करके
निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। उसके बाद अगला टॉपिक देंगे हम लोग क्या? उसके बाद अगला टॉपिक क्या देंगे हम लोग कि सिंचाई की आवश्यकता। सिंचाई की आवश्यकता, और उसमें हम लोग लिखेंगे पहला पॉइंट, पहली आवश्यकता रोमन नंबर में 1 2 3 करके अब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे कि पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है और जल के साथ साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है जो पौधे की बेहतर वृद्धि में सहायक होते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है जो पौधे की बेहतर वृद्धि में सहायक होता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है, इसलिए बीजों के समुचित या सही अंकुरन के लिए जल की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट, आइए अब आगे। तीसरा पॉइंट, जल में घुले हुए पोषकों का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे कि पौधे की जड़ों में पाए जाने वाले पोषकों या फिर मिट्टी में पाए जाने वाले पोषकों का पौधे के प्रत्येक भाग में स्थानांतरण के लिए, पौधे के प्रत्येक भाग में स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। चलिए आगे। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक। ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। एक और पॉइंट छूट गया है कि फसल को पाले तथा गर्म हवा से रक्षा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अब जहाँ जहाँ जल है वहाँ पे आप सिंचाई भी लिख सकते हैं कि फसल को पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करने के लिए सिंचाई की ज़रूरत है या सिंचाई की आवश्यकता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी बनाए रखना जरूरी है और मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई की आवश्यकता है, ठीक। उसी तरीके से बाकी जहाँ जहाँ भी जल की आवश्यकता हुई है वहाँ वहाँ आप सिंचाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं हम। अब है आगे सिंचाई के स्रोत। तो प्राचीन समय से जो है कुआं, जलकूप, तालाब या झील, नदियाँ, बांध, नहर इत्यादि जो है जल के क्या रहे हैं? स्रोत रहे हैं। और ये मोटे तौर पे जो है सिंचाई के भी स्रोत रहे हैं। अभी जो है नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, पंपिंग सेट हो गया, उसके बाद समरसेबुल हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन ये जो है प्राचीन काल से ये सारे क्या कहेंगे हम लोग सिंचाई के स्रोत कह सकते हैं इन लोगों को। इनका उपयोग सिंचाई में होता आ रहा है। आइए अब सिंचाई के पारंपरिक तरीके पे आ जाते हैं। कुओं, झीलों, नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसा क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि किस तरह की सिंचाई के स्रोत होंगे या सिंचाई के तरीके होंगे। अब कहीं अगर नदी है तो नदी से हम लोग जल निकाल करके और फसलों में देते हैं तो वहाँ उस तरीके का। कहीं अगर कुआं ज़्यादा है तो कुएं से पानी निकाल करके हम लोग देते हैं। कहीं बोर्डिंग यानी कि पंपिंग सेट हो गया या फिर समरसेबुल हो गया, उसको गरा करके उससे पानी निकाल करके हम लोग दे रहे हैं। कहीं चापाकल से दे रहे हैं, कहीं नलकूप से दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग स्थान पे अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न हो सकता है। अब जैसा जहाँ जो सुविधा है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। आइए, मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ विधि ऐसा होगा जिसमें मवेशी यूज किए जाएंगे, कुछ विधि ऐसा होगा जिसमें मजदूर यूज किए जाएंगे, ठीक। अतः यह सस्ते हैं परंतु कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके क्या क्या हैं देख लीजिए। मोट यानी घिरनी, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये है, ठीक। आगे है चैन पंप, ढेकली, रहट एक है गीत, सुन के रहट की आवाज़ें यूँ लगे कहीं सहनाई बजे, ठीक है। तो रहट है। इस क्या क्या होता है पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये है हमारा मोट यानी घिरनी, इसमें घिरनी लगा रहता है और इसके सहारे जो है कुएं से पानी निकाल करके हम सिंचाई करते हैं। आगे है ये चैन पंप, इसमें चैन लगा रहता है और ये घूमते रहता है, अंदर से पानी निकलते रहता है और फसलों को मिलते रहता है और इस तरीके से हम लोग सिंचाई कर लेते हैं। आगे है ढेकली।
इधर पत्थर बंधा रहता है, इसको उठा करके और फिर नीचे कर करके क्या किया जाता है, बाल्टी या कोई भी ऐसा बर्तन है जो रस्सी से बंधा रहता है और उससे पानी निकाल करके फिर सिंचाई की जाती है। तो ये एक तरीका हो गया। आइए अब आते हैं इस पे रहट पे। ये है हमारा रहट। ये जो है बैल के सहारे ये गोल 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 घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है कि यह घिरनी नचती है और इसमें जो है जो बर्तन लगा होता है इससे पानी भी बाहर निकलती है और इस तरीके से सिंचाई की जाती है। ठीक, तो आप लोग बस यहाँ से लिखना क्या है, सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत उसमें लिखना है कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। और सिंचाई के स्रोत में आप लोगों को लिख लेना है, पहला लिखना है पारंपरिक तरीके, सिंचाई के पारंपरिक तरीके। ठीक, और उसमें लिखना है कि विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न प्रकार से हैं, या सिंचाई के विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न प्रकार से हैं। उसमें आप लोग 1 2 3 4 करके ये सारे लिख लीजिएगा। बस बात ख़त्म। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत, सौर ऊर्जा इत्यादि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से एक आप लिख लीजिएगा पंप। एक और तरीका हो जाएगा सिंचाई का, जिसको हम लोग पंपिंग सेट या बोरिंग भी कह लेते हैं। ठीक है, वो है। तो इसको चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, डीजल चाहिए होता है, बायोगैस चाहिए होता है, विद्युत चाहिए होता है, सौर ऊर्जा चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आइए अब सिंचाई की आधुनिक विधियाँ आ जाते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ या सिंचाई के आधुनिक तरीके। सिंचाई के आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययिता से कर सकते हैं। और इसकी प्रमुख विधि, 2 प्रमुख विधि इसमें बतलाया गया है। एक तो है छिड़काव तंत्र और एक दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ठीक है, दोनों समझते हैं क्या होता है। पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं, मितव्ययिता। ठीक है, इसका मतलब होता है मित्रवत रूप से। ठीक, यानी इसका मतलब है कि जल का जो हम उपयोग करेंगे वो समुचित तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिंचाई के नाम पे हम जल को जो है एक्स्ट्रा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, जितना जल जरूरी है उतना जल हम उपयोग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हम जल जो है बहा नहीं रहे हैं। इसी को कहेंगे जल का मितव्ययिता से उपयोग। ठीक है, चलिए आइए पहला पढ़ते हैं छिड़काव तंत्र। पहला छिड़काव तंत्र लिख करके डैश देंगे और उसके बाद आगे देखते हैं, फिर जो नोट करना रहेगा हम बताएंगे। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इस विधि का उपयोग किस भूमि के लिए किया जाता है, असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ऊर्ध्व पाइपों यानी कि नलों को ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं। ठीक है, यानी कि ऊर्ध्व पाइप रहता है। ठीक, और उसके ऊपरी सिरे पे जो है घूमने वाला नोजल लगा रहता है। ठीक है, घूमने वाला नोजल लगा रहता है। यह पाइप उधर मतलब समझ लीजिए आप, उधर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ये क्षैतिज होता है और ये होता है उधर। ठीक है, तो ऐसा लगा रहता है और इसके ऊपरी सिरे पर जो है नोजल लगा रहता है। इसके ऊपरी सिरे पे क्या लगा रहता है, नोजल, जिससे पानी निकलेगी। ठीक है, नोजल अगर आपको समझना है तो अगर आपके घर में अगर खेती होती है तो जब दवा छीटा जाता है, छिड़काव किया जाता है, कीटनाशक या कोई भी दवा छिड़काव किया जाता है, तो उसके ऊपरी सिरे पर देखिएगा जहाँ से दवा निकलती है वहाँ फुहारा के रूप में निकलता है। ठीक है, तो उसको आप लोग नोजल की तरह समझ सकते हैं। ठीक, नोजल लगा रहता है। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये जो ऊर्ध्वाधर जो पाइप है ये निश्चित दूरी पर जो है, यानी कि एक जो है ये क्षैतिज पाइप रहेगा। ठीक है, और इस पर एक निश्चित दूरी पर ऐसे लगा रहेगा और ऊपरी सिरे पर क्या रहेगा, नोजल रहेगा, जिससे पानी जो है फुहारे के तौर पे निकलेगा, फुहारे के रूप में निकलेगा। चलिए आइए, निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हैं। ये जो नोजल है ये घूमता है, नोजल से बाहर निकलता है। ठीक है, वह घूमते हुए, यानी कि जो पानी है वह घूमते हुए क्या होता है, नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे कि वर्षा हो रही हो। ठीक है, इसका छिड़काव इस तरीके से होता है कि लग रहा हो कि पौधे पे क्या हो, बारिश हो रहा हो। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए उपयोगी है। ठीक है, यानी कि छिड़काव तंत्र जो है इस तरीके की सिंचाई जो है
कॉफ़ी की खेती के लिए और एक्स्ट्रा जो है और भी कुछ ऐसी फसलें हैं जिसके लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो समझ गए क्या होता है। अब यहाँ से लिखना क्या है, देखिए छिड़काव तंत्र लिख करके डैश देना है। पहला पॉइंट लिखना है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, जहाँ पे जल कम मात्रा में उपलब्ध है। उसके बाद आगे लिखना है, इस विधि में ऊर्ध्व पाइप नलों के ऊपरी सिरों, ठीक है, ये पाइप यानी कि ऊर्ध्व पाइप के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखना है कि इस तंत्र में या इस सिस्टम में, इस प्रक्रिया में ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरे पर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो जल घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है और छिड़काव के रूप में पौधों पर पड़ता है। ठीक, बस इतना लिखना है। अब इसका उपयोग लिखना है। तो छिड़काव तंत्र का उपयोग जो है कॉफ़ी की खेती एवं अन्य कई फसलों के लिए उपयोगी है। ये लास्ट पॉइंट लिखना है, बस बात खत्म है। आगे आइए, ड्रिप तंत्र यानी ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि ये एक पाइप है, ठीक, और ये एक पौधा है। ठीक है, अब क्या रहेगा कि यहाँ पे छोटा सा एक छिद्र रहेगा। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा क्या रहेगा, छिद्र रहेगा। अब यहाँ से इसमें पानी भेजा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लाइन में जो है क्या है, पौधे हैं लाइन में। ठीक है, और सब जगह जो है क्या है, छोटे छोटे छिद्र हैं। अब क्या हो रहा है कि इस पाइप में पानी भेजा गया। ठीक, अब यहाँ से जो छोटे छोटे छिद्र हैं इससे बूंद बूंद करके जो है जल कहाँ जाता है, पौधे के डायरेक्ट जड़ में जाता है। और यही तंत्र क्या कहलाता है, सिंचाई का यही जो प्रक्रिया है या यही तरीका क्या कहलाता है, ड्रिप तंत्र कहलाता है। कोई दिक्कत? तो आइए पढ़ते हैं क्या है। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं, यानी कि बूंद सिस्टम। ठीक है, फलदार पौधे, बगीचों, वृक्षों को पानी देने के लिए यह सर्वोत्तम तरीका है। ठीक, इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता रहता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। चलिए समझिए। तो अब यहाँ से लिखना क्या 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 है, नोट क्या क्या करना है। सो दूसरा लिख करके ड्रिप तंत्र लिख करके डैश देना है। पहला पॉइंट लिखना है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचाया जाता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, सिंचाई का यह तरीका फलीदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने में सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है, यह तरीका, सिंचाई का यह तरीका फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। अगला पॉइंट, इस विधि में पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है, जिससे जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है। ठीक, लास्ट पॉइंट लिखना है और बस बात खत्म। तो ये रहा हमारा ड्रिप सिस्टम। आइए अब हम पढ़ते हैं खरपतवार से सुरक्षा। ठीक, बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। पहले पढ़ लेते हैं, फिर जा कर के जो पॉइंट रहेगा वो हम लोग नोट करेंगे। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपने आप उगाए हैं। ठीक है, अब समझिए ये पौधे क्या फिर कहलाते हैं। तो खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा 5वां जो क्रियाकलाप है क्या है, खरपतवार से सुरक्षा। इसमें क्या करना है, खरपतवार लिख करके डैश देना है और क्या लिखना है कि खेत में कई अन्य
अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखना है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। अब निराई की आवश्यकता, अब अगला पॉइंट देना है निराई की आवश्यकता, और उसमें देखिए क्या क्या है, पहले पढ़ लेते हैं, फिर वहाँ से पॉइंट बना करके आप लोगों को बता दिया जाएगा। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहला पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग कि खरपतवार पौधों को मिलने वाले जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा मतलब क्या, कि जो पोषक चीज़ मिलना चाहिए पौधों को वो यूज कौन कर रहा है? खरपतवार यूज कर रहा है, और खरपतवार का तो कोई यूज है नहीं हम लोगों के लिए। तो हमने दिया पोषक तत्व किसके लिए? फसल के लिए, लेकिन यूज कौन कर रहा है? जो खरपतवार है वो यूज कर रहा है। तो जितना फसल को मिलना चाहिए फसल को तो उतना नहीं मिलेगा, तो इस स्थिति में क्या होगा कि फसल का विकास कम होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखना है कि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, पहला पॉइंट। ठीक, उसके बाद कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आगे, खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले होता है। ठीक, खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी, हैरो की सहायता से किया जाता है। आगे है, रासायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है, जिसे कहते हैं खरपतवार नाशी। जैसे 2,4-D, ये एक खरपतवार नाशी है। ठीक, 2,4-D क्या है? एक खरपतवार नाशी है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर फुहारा की सहायता से खेतों में छिड़काव करते हैं और इस तरीके से खरपतवार का क्या होता है? नाश हो जाता है या खरपतवार मर जाते हैं। समझिए, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि खरपतवार हटाने की ज़रूरत क्यों है, तो यहाँ 2 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे। अब आइए कि खरपतवार को हटाएं कैसे। ठीक है, तो देखिए, खरपतवार को उखाड़ कर क्या कर सकते हैं? हम हटा सकते हैं। ठीक है, या फिर खेत जोतने से क्या होता है? खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि खरपतवार हटाने की विधि, तो खेतों की जुताई करके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या लिखना है? खेतों की जुताई करके। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर। ठीक है, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आप लोग क्या करेंगे? खरपतवारनाशी का उपयोग करके। खरपतवारनाशी का उपयोग करके, ये 3 पॉइंट हम लोग लिख लिए। अब नीचे में लिखना है खरपतवारनाशी। अब क्या लिखना है? खरपतवारनाशी। ठीक, और उसमें डैश दे करके लिखना है क्या कि रासायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है। ये रासायन खरपतवारनाशी कहलाता है। जैसे में लिख देना है 2,4-D, एक खरपतवारनाशी है। ठीक, आई बात समझ में? तो ये 3 हमको लिखना है कि खरपतवार हटाने के तरीके। अब खरपतवार जो है ये कब हटाना चाहिए? तो जो खरपतवार पौधे हैं उसमें पुष्पन और बीज बनने से पहले उसको जो है हटा दीजिए। ठीक है, नहीं तो अगर बीज बन गया तो फिर उसके बीज जो है फिर ज़मीन में जाएंगे और ज़्यादा खरपतवार हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए खरपतवार हटाने का सबसे बढ़िया समय क्या है कि उसमें पुष्प या फिर बीज लगने से पहले ही उसको क्या करें?
किसी तरीके से उसको हम मार दें, ठीक, या तो उखाड़ दें या खरपतवारनाशी का उपयोग करके उसको मार दें, जैसे भी करना हो करें, लेकिन उसमें फूल या फिर बीज नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा खरपतवार को हटाना, ठीक है, खरपतवार से सुरक्षा। आई होप कि समझ गए होंगे खरपतवार क्या है। तो खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन अवांछित पौधे को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निराई कहा जाता है। अब खरपतवार क्यों हटाएं भाई, तो खरपतवार जो होते हैं वो पौधे को मिलने वाले जल, पोषक, जगह और प्रकाश का उपयोग कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, पहला। उसके बाद कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट, मनुष्य एवं पशुओं के लिए भी विषैले होते हैं। कुछ खरपतवार मनुष्य एवं पशुओं के लिए भी विषैले हो सकते हैं। ये 3 पॉइंट लिखना है। उसके बाद खरपतवार पे कैसे नियंत्रण करें, सो लिखना है। खरपतवारनाशी लिखना है और यहाँ से आगे बढ़ जाना है। आइए आगे देखिए, ये है खरपतवारनाशी का छिड़काव। अगर इस फोटो को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ है कि जो खरपतवार नाशी छींट रहे हैं व्यक्ति, वो क्या किए हुए हैं, मुंह और नाक को ढके हुए हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि क्या खरपतवारनाशी व्यक्ति पे भी असर डाल सकता है, व्यक्ति विशेष पे भी बुरा असर डाल सकता है। तो इसका आंसर है कि हाँ। इसलिए जब भी हम खरपतवारनाशी का छिड़काव करें तो अपने मुंह और नाक को सही से ढक लें। आइए, जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं, ठीक है। बेहतर समय वही है, सही समय वही है। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। तो जहाँ तक अभी तक हम लिख चुके थे, जहाँ लास्ट हम लोग क्या लिखे थे, खरपतवारनाशी, उसका परिभाषा लिखे थे, एक उदाहरण लिखे थे। उसके बाद लिखना है कि नोट करके लिखना है, खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए, ठीक। तो ये नोट कर लेना है और आगे बढ़िए। आगे जो क्रियाकलाप है वो है कटाई, ठीक। तो फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब फसल तैयार हो गया है तो काटो, घर लाओ, ठीक। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई लिख करके डैश दीजिए और लिखिए, फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं, ठीक। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एक अनाज फसल को पकने में कितना समय लगता है, तो 3 से 4 महीने का समय लगता है। आगे आइए, हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। हम लोग जो है नॉर्मली गांव में कहते हैं कि ये हार्वेस्टर कह रहे हैं, हंसुआ से हम लोग कटाई कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके का ये जो है, ये दरांती, जिसको गांव में इसको भी हम लोग हंसुआ ही कहते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में वैसे NCERT में दरांती है तो दरांती हम लोग याद रखेंगे, लेकिन हम लोग तो जानते हैं, चूँकि हम लोग किसान हैं तो हम लोगों को तो पता है कि हम लोग हंसुआ का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहा जाता है। तो कटाई का जो औजार आएगा उसमें आपको याद रखना है क्या, हार्वेस्टर, ठीक है। अभी क्या क्या नोट करना है वो हम बतलाएंगे। इसके बाद क्या, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना होता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है, ठीक है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। वैसे तो हम लोग गेहूं का जो दौनी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, गेहूं को काट करके ले आते हैं, उसके बाद थ्रेसर की मदद से कर लेते हैं। लेकिन इस तरीके का जो मशीन होता है, इस तरीके का
इस तरीके का जो मशीन होता है ये काटता भी है और साथ ही साथ क्या कर देता है, थ्रेसिंग भी कर देता है। आइए आगे। अब यहाँ से नोट क्या क्या करना है, कटाई क्या होता है ये हम लोग देख चुके हैं और उसको नोट कर चुके हैं। आगे नोट क्या कर लेना है, देख लीजिए। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं, ये नोट कर लेना है पॉइंट नंबर 1। उसके बाद कटाई की परिभाषा के बाद उसके बाद अगला पॉइंट नोट करना है, एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहा जाता है या हार्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक नोट हो गया। अब आगे आइए, थ्रेसिंग लिख करके डैश दीजिए और वहाँ लिखिए काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। ठीक है, क्या लिखना है, थ्रेसिंग लिख करके डैश देना है और लिखना है काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। ठीक है, यह कार्य यानी कि थ्रेसिंग का कार्य जो है कंबाइन मशीन मतलब क्या, जुड़ा हुआ। ठीक, तो जो आजकल जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या होता है, कंबाइन मशीन है एक तरीके से। ये काटता भी है और साथ ही साथ थ्रेसिंग भी करता हुआ चला जाता है, यानी कि दानों को अलग करता हुआ भी चला जाता है। ठीक, आगे आइए। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक करके क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। फटक कर, या फिर इसको बिनोइंग कहते हैं। फटक कर दानों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बिनोइंग कहलाती है। ये क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। आप इसके बारे में जो है कक्षा 6 में पढ़ चुके होंगे। चलिए, तो यहाँ से हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, एक तो कटाई पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, एक हार्वेस्टर पढ़े हैं। हार्वेस्टर क्या होता है, एक काटने वाला मशीन होता है। लिखा नहीं रहा सही से, रीज़न है कि मोबाइल का स्क्रीन है, क्या ही कहा जाए। हार्वेस्टर है जो कि क्या है, एक काटने वाला मशीन है। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं थ्रेसिंग। क्या पढ़ चुके हैं, थ्रेसिंग क्या होता है, तो काटे गए फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। जो छोटे किसान होते हैं वो फटक करके यानी बिनोइंग के द्वारा जो है दानों को अलग कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बिनोइंग मशीन जो है दिया गया है। ठीक है, फटकने वाला मशीन है ये। चलिए आइए, कुछ कटाई पर्व के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्या होता है ना कि चूँकि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश है तो जब यहाँ कोई फसल तैयार हो जाता है, कट जाता है, कट के घर में आ जाता है, तब क्या होता है कि उस चीज़ की खुशी को मनाने के लिए एक पर्व का हम लोग पर्व के रूप में उस चीज़ की खुशी को जाहिर करते हैं या मनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पर्व हैं जो फसलों से जुड़े हुए हैं। समझिए, 3-4 महीनों की कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खरी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई के समय हर्षोल्लास और खुशी होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर के इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नावान्या, बिहू जो कि असम का है। ठीक है, बिहू असम का सबसे क्या है, जो कहते हैं फेमस वो पर्व है। ठीक, तो ये पर्व याद रखिएगा को पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नावान्या, बिहू ये सारे जो हैं किससे रिलेटेड हैं, तो फसलों की कटाई से रिलेटेड पर्व हैं। ये इतना याद रखिएगा। तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा, क्या नोट कीजिएगा, कटाई पर्व टॉपिक दीजिएगा और लिखिएगा क्या, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नावन्या, बिहू इत्यादि कटाई पर्व हैं। ठीक, चलिए आइए, अब आते हैं हम लोग भंडारण पे। अब क्या हो चुका है, हमारा फसल कट चुका है, अब हम उसका करेंगे भंडारण।
उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। सारा मेहनत कर चुके हैं, अब उसको सही तरीके से अगर नहीं रखेंगे तो फिर उसमें कीड़े लगेंगे और फिर हमारा फसल, जितना भी मेहनत हम लोगों ने किया है, वो बर्बाद। इसलिए जो फसल हमने उत्पादन किया है उसका भंडारण भी क्या है, एक महत्वपूर्ण भाग है कृषि क्रियाकलाप का। आइए, यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों या फिर बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उसमें उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा कि अगर उसे सुखाया नहीं जाएगा, जो नया बीज बना है, जो नया फसल तैयार हुआ है, वो क्या रहता है, उसमें नमी की मात्रा अधिक रहती है। अगर उसको बिना सुखाए ही अगर आप भंडारित कर दिए तो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे या उसमें कीड़े वगैरह लग जाएंगे और आगे जो है उनका उपयोग नहीं हो पाएगा। न हम अपने भोजन के लिए उसका उपयोग सही तरीके से कर सकते हैं, न ही आगे बीज के लिए उसका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ठीक, आगे आइए। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। ठीक है, जो नोट करना रहेगा, फिर से आएंगे हम, ऊपर से आएंगे, जो नोट करना रहेगा वो करवाते जाएंगे। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र जिसको बीन्स कहते हैं में करते हैं। इन बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। साइलो क्या है? साइलो होता है कोठी। अभी तो स्टील का कोठी मिलता है, वो भी बहुत कम मिलता है, मतलब बहुत कम लोगों के घरों में देखने को मिलता है, गांव में भी। लेकिन पहले क्या था कि हम लोग जब बच्चे थे उस समय जो है मिट्टी और जो भूसा है उसको मिला करके और फिर कोठी बनाया जाता था और उसमें भंडारित किया जाता था। ठीक है, तो साइलो का मतलब समझिएगा कि कोठी होता है। ठीक है, लोहे या स्टील का बना हुआ कोई ड्रम या फिर कोठी, उसको कहते हैं साइलो। अब इसमें क्या किया जाता है, इनको भंडारित किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहों और कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। अब यहाँ से जो नोट करना है वो आ जाइए, नोट करेंगे हम लोग। भंडारण लिख करके डैश देना है और क्या लिखना है, लिखिए। फसल के दानों को अधिक समय तक रखने के लिए तथा उन्हें नमी, कीट, चूहों तथा सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक है। या एक मिनट ऐसे लिखिए कि फसल के दानों को अधिक समय तक रखने तथा उन्हें नमी, कीट, चूहों तथा सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने का तरीका भंडारण कहलाता है। ठीक है, सुरक्षित रखने का तरीका क्या कहलाता है, भंडारण कहलाता है। अब आइए, भंडारण की आवश्यकता लिख करके डैश दीजिएगा और लिखेगा ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को बिना सुखाए भंडारित किया जाता है तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से उनके अंकुरण के लिए अनुपयोगी होने का खतरा बढ़ जाता है। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, नोट कर लीजिएगा कि ताज़ा फसल में क्या होती है, नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर बिना सुखाए अगर उनको भंडारित किया गया तो वे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे और वो हमारे लिए अनुपयोगी हो जाएंगे। शॉर्टकट में ये लिख लीजिए। आगे है, इसलिए भंडारण से पहले क्या करना चाहिए, उनको सुखाना चाहिए। चलिए आइए, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवकों से सुरक्षा होती है। ये अगला पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे अब किस में भंडारित करते हैं सो देखिए।
किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र, साइलो अथवा भंडार गृह में करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है कि किसान अपनी फसल का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र, साइलो अथवा भंडार गृहों में करते हैं। ठीक, बस इतना लिख लेना है, बात खत्म है। 4 पॉइंट यहाँ से नोट हो चुका है। आगे आइए। नीम की सूखी पत्तियाँ घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि कीड़ा लगने का खतरा कम हो जाता है या कीड़ा नहीं लगता है। ठीक, आगे आइए। बड़े भंडार गृहों में अनाजों को पीड़कों तथा सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। कुछ दवा वगैरह का भी उपयोग किया जाता है। अब देखिए, ये साइलो, बड़ी बड़ी जो धातु की बनी हुई कोठी है, सो। अब आइए, ये था हमारा क्या, फसल, उससे संबंधित क्रियाकलाप। जो भी क्रियाकलाप थे वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, नोट कर लिया है। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं जंतुओं से भोजन। ठीक है, जंतुओं से भोजन एक चार्ट दिया गया है जिसको आप लोग पूरा कर सकते हैं। दूध किससे मिलता है? गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, इस सब से क्या मिलता है? दूध मिलता है। और क्या कर सकते हैं हम लोग? जो जंतुओं से मिलता है, अंडा। क्या मिलता है? अंडा। किससे मिलता है? मुर्गी, लिख सकते हैं। उसके बाद और क्या कह सकते हैं? मांस। ठीक, मांस। ठीक, ये किस किस से मिलता है? तो मुर्गा हो गया, उसके बाद बकरी हो गया इत्यादि, मछली हो गया इससे। ठीक, और भी जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग लिख लीजिएगा। घी हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें भी तो जंतुओं से ही मिलती है ना। तो इस सारणी को पूरा करना है। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधे की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में पढ़ चुके हैं आप। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, और वो चरण क्या है? वो चरण है, किधर गया? बीजों का चयन, बुआई, उसके बाद क्या है, मतलब सबसे पहला तो है जुताई, उसके बाद बीजों का चयन है, उसके बाद बुआई है, फिर खाद और उर्वरक देना है, उसके बाद जो है सिंचाई करना है। ठीक, और उसके बाद जो है कटाई करना है, फिर जा कर के भंडारण करना है। तो ये सारे क्या हैं? फसल उत्पादन के चरण हैं। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म में पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब बड़े पैमाने पर यह चीज़ किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? पशुपालन। ठीक है, तो पशुपालन यहाँ लिख करके डैश दीजिए और लिखिए कि घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह काम बड़े पैमाने पर किया जाता है तब इसे पशुपालन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए, एक पॉइंट है, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ये नोटेबल पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कि मछली हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। मछली से हमें कॉड लीवर तेल मिलता है, कॉड लीवर तेल जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए, तो ये था हमारा सारा का सारा पॉइंट। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखे हैं थोड़ा सा वो हम लोग देख लेते हैं। टाइम कितना हुआ? 43 मिनट। फिर भी आज इसको ख़त्म कर ही देते हैं। ठीक, क्या क्या है? सबसे पहले तो इधर जो वर्ड है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं और फिर अगले क्लास में क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका। पहला क्या है? कृषि पद्धतियाँ। ठीक, तो किसी फसल के उगाने में जो क्रियाकलाप अपनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृषि पद्धतियाँ। ठीक है, या फिर जो भी तरीके अपनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृषि पद्धतियाँ। पशुपालन क्या है? जब पशुओं को बड़े पैमाने पे पाला जाता है तो उसको पशुपालन कहते हैं। शॉर्टकट में हटाइए, बात ख़त्म कीजिए। फसल, जब एक ही तरह के पौधे को बड़े पैमाने पे उपजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है, पौधे को।
आगे है उर्वरक। उर्वरक क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक, जो रासायनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ भी हम लोग कह लेते हैं, जो किसी खास पोषक तत्व से भरा पूरा रहता है, ठीक। आगे है भंडारगृह। भंडारगृह क्या है? जिसमें हम लोग अनाज को जमा करते हैं, ठीक, भंडार करते हैं। कटाई क्या है? तो जो हमारा फसल है उसके पक जाने के बाद उसको काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। सिंचाई क्या है? खेतों में समय समय पर जल देना क्या कहलाता है? या पानी देना, पानी पटाना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। खरीफ क्या है भाई? तो खरीफ ऐसा है वर्षा की ऋतु में बोए जाने वाला फसल है खरीफ। खाद फिर क्या है? खाद एक जो है कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे जो पादप होते हैं या जंतु अपशिष्ट होते हैं उनके अपघटन से बनते हैं। आगे हल क्या है? तो हल एक कृषि औजार है, यानी जुताई का औजार है। रवि फिर क्या है? रवि फसल। तो रवि फसल जो शीत ऋतु में बोया जाता है वो फसल रवि फसल कहलाता है। बीज, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। साइलो फिर क्या होता है? तो भंडारण के लिए बड़ी बड़ी धातु की बनी हुई कोठी साइलो कहलाती है। बुआई है, ज़मीन में बीजों को डालना बुआई कहलाता है, ठीक। भंडारण क्या है? काटे हुए अनाज को जमा करना भंडारण कहलाता है। थ्रेसिंग क्या है? दानों को भूसों से अलग करना है। खरपतवार क्या होता है? तो जो फसल के साथ जो अवांछित पौधे निकल आते हैं, खुद स्वयं निकल आते हैं प्राकृतिक रूप से, उसको खरपतवार कहते हैं, ठीक, जो पौधे के फसल के लिए नुकसानदायी होते हैं। खरपतवार नाशी क्या होता है? तो खरपतवार को मारने वाला रसायन होता है। फटकना है, जिसको हम लोग विनोइंग भी कहते हैं। चलिए, तो ये था कुछ टर्म, कुछ वर्ड थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आपने क्या सीखा इस चैप्टर में एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी जल्दी में, और उसके बाद आज का क्लास ख़त्म करते हैं। क्या है? अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है, ठीक। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं? हम लोग फसल कहते हैं। कोई दिक्कत? आइए आगे। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पे हम 2 वर्ग में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ। एक और होता है जायद, ठीक, जो कि गर्मी में उपजाया जाता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जुताई करके मिट्टी तैयार करना, उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। आगे है बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उसके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। सब चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे क्या है? मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति आवश्यक होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। पुनः पूर्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्बनिक खाद और उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। आगे फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। आगे आइए। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधे हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं, यानी खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। आगे आइए क्या है? निराई में अवांछित एवं बिना, अच्छा ये तो हो चुका है। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथ या मशीन से काटना। आगे है दानों को भूसे से अलग करना, थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उसका उचित भंडारण आवश्यक है। आगे है पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा पहला चैप्टर, ठीक, जो कि ख़त्म हो गया है। अगली क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो भी नोट्स बनाया गया है वो, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना करके एक व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, उस पर नोट्स आप अपना भेज दीजिएगा। नंबर है 9153426442। आप क्या कीजिए, इसका बनाइए नोट्स, ठीक, और उसके बाद जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। जो अगली बार फिर रिवीजन क्लास चलेगा तो वो बुक से नहीं होगा, वो पीपीटी में नोट करके और फिर जा करके बेहतर तरीके से उसका रिवीजन होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए अगले क्लास में होगा क्या? क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।